सभी को नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान के तत्वावधान में ज्ञानदूत द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र हित में पाठ्यक्रमानुसार जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उसमें आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय की कविताएं एवं उनमें निहित समकालीन यथार्थ भाव के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। हिंदी साहित्य में रघुवीर सहाय नई कविता एवं अज्ञेय द्वारा स्थापित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के मॉडल हाउस मोहल्ले में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री हरदेव सहाय लखनऊ के बॉय एंग्लो बंगाली स्कूल में साहित्य के अध्यापक थे। जन्म के 2 ही वर्ष बाद इनकी मां श्रीमती तारा देवी का देहांत हो गया। बालक रघुवीर सहाय की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने 1951 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। इंटर में अध्ययन काल से ही इन्हें कविता लिखने का शौक था। 1946 से 1948 तक इनकी कविताएं आजकल प्रतीक आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। रघुवीर सहाय कवि होने के साथ साथ पेशे से पत्रकार भी थे। अगस्त 1959 में आकाशवाणी में 3 साल के अनुबंध पर इनकी नियुक्ति हुई। आकाशवाणी से मुक्त होने पर दैनिक नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता बने। मार्च 1968 में नवभारत टाइम्स से स्थानांतरित होकर समाचार संपादक के रूप में इनकी नियुक्ति हिंदी के विशिष्ट साप्ताहिक पत्र दिनमान में हुई। अज्ञेय के त्यागपत्र देने के पश्चात 1970 में दिनमान के संपादक बने और वे अपने व्यवस्था विरोधी रुख के कारण 1982 में इन्हें दिनमान के संपादक पद से हटाकर नवभारत टाइम्स में स्थानांतरित किया गया। इस अवैध स्थानांतरण के विरोध में टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन से इन्होंने 1983 में त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन को जीविका का आधार बनाया। इनका कृतित्व, रघुवीर सहाय की कृतित्व के बारे में हम यदि अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि उनका जो काव्य संग्रह है वह उनकी 6 खंडों की जो रचनावली है, रघुवीर सहाय रचनावली, उसमें सभी काव्य रचनाएं मिलती हैं। और उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं वे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं। रास्ता इधर से है और दूसरा है जो आदमी हम बना रहे हैं। इनके निबंध संग्रह पर दृष्टि डालेंगे तो हम देखते हैं कि लिखने का कारण उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग, शब्द शक्ति, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसी प्रकार से वे अंग्रेजी की ज्ञाता होने के कारण उन्होंने विदेशी जो साहित्य है उसका भी अनुवाद किया है, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट, शेक्सपियर का जो नाटक है उसका पद्यानुवाद किया है। 12 हंगरी की कहानियों का अनुवाद किया है। 30 हंगरी कविताओं का अनुवाद किया है। 3 हंगरी नाटकों का अनुवाद किया है। लोरका के हाउस और बर्नाडा का गद्यानुवाद किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो कृतित्व है वह पूर्णतः सक्षम है और उन्होंने इसी को अपना आधार बनाते हुए अपनी साहित्य रचना की है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज इनकी चर्चित कविता है और इनकी सभी रचनाएं हैं वे रघुवीर सहाय रचनावली 6 खंडों में लिखी गई हैं। पुरस्कारों के अंतर्गत उनको प्रमुख रूप से 1984 में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिला है। उनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ है। साहित्यिक विशेषताएं, रघुवीर सहाय की कविताओं की साहित्य विशेषताओं की बात करें तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे नई कविता के समर्थ कवि हैं और उनके काव्य में जनजीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति मिलती है और उन्होंने साधारण शब्दों में काव्य रचना साधारण बोलचाल के शब्दों में काव्य रचना की है। मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति दी है अपने साहित्य में और उन्होंने छोटे व लघु मनुष्य को महत्ता दी है। उनकी काव्य रचनाओं में पत्रकारिता व कवि जीवन की त्रासदियों से भरपूर रचनाएं मिलती हैं और उनकी जो पत्रकार दृष्टि थी उसमें उन्होंने सृजनात्मक अपनी जो मेधा है उसका उपयोग किया है। उसी प्रकार से उन्होंने अपनी कविताओं में अधिकांश रूप से अकेलेपन, असुरक्षा, फालतूपन, परायापन आदि का चित्रण किया है और भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। रघुवीर सहाय कवि हैं। वे पत्रकार होने के बावजूद भी एक कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं और ये साहित्य जगत में उस पीढ़ी के सदस्य थे जो स्वाधीनता आंदोलन की समाप्ति पर रचनाशील हुई थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो नई काव्यधारा सामने आई उसमें रचनाकारों का एक बड़ा समुदाय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उदासीन और गैर राजनीति या राजनीति विरोधी हो गया। यह उस समय के शासक वर्ग की एक अपेक्षा भी थी कि इस नए मध्यम वर्ग को उस आदर्श भावना और जनतांत्रिक मूल्यों से काट दिया जाए जो सामाजिक रूपांतरण को बढ़ावा देते हों। उस दौर के अनेक कवियों ने आत्म संस्कार या सामाजिक संस्कार से अपने को अलग रखकर ही अपनी आधुनिकता को सार्थक माना, लेकिन उस काव्यधारा के लगभग एकमात्र कवि रघुवीर सहाय थे जिन्होंने अपनी जनतांत्रिक संवेदनशीलता को कायम रखा। यह सही है कि बिना किसी विचारधारा का सहारा लिए इन्होंने स्वविवेक के आधार पर जीवन और समाज के प्रति अपने रुख का निर्धारण किया। इस तथ्य का एक हल्का आभास हमें सीढ़ियों पर धूप में संग्रहित उनकी कुछ कविताओं में मिलने लगता है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक काव्य रचना की बहुत सी कविताओं में उनकी लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है। उनकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें हम तो संपूर्ण कविताओं के अंतर्गत उनकी प्रसिद्ध कविताएं 4 हैं जो कि प्रमुख रूप से हमें आकर्षित करती हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं और कैमरे में बंद अपाहिज 4 जो काव्य रचनाएं हैं वे प्रसिद्ध हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो संग्रह की अधिकांश कविताएं रघुवीर सहाय के सामाजिक और नैतिक सरोकारों को संकेतित करती हैं। यह संग्रह आपातकाल की पूर्व पीठिका पर आधारित है। 1972 से 1975 के मध्य लिखी गई इनकी कविताएं इसमें संकलित हैं। आपातकाल के पूर्व के सन्नाटे और चुप्पी को उसमें पूरी तरह उजागर किया है। इनकी एक कविता आने वाला खतरा आपातकाल के आगामी खतरे का संकेतक है। यह कविता 1974 में लिखी गई थी जब बिहार के साथ ही पूरे देश में एक जोरदार संघर्ष चल रहा था। शासक समुदाय पैसे, शक्ति और सेंसरशिप के माध्यम से आतंक के नए रास्ते ढूंढने लगा था। इन सारी स्थितियों को देखते हुए रघुवीर सहाय द्वारा आपातकाल का पूर्वाभास अंतश्चेतना के आधार पर की गई भविष्यवाणी न होकर उनके द्वारा यथार्थ पहचान पर आधारित था। उनकी दूसरी जो काव्य रचना है, काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। इस संग्रह में प्रकृति के नाना दृश्य संग्रहित हैं। वैसे रघुवीर सहाय प्रकृति के सहज सौंदर्य के कवि नहीं है। प्रकृति उनकी कविता में संश्लिष्ट मानवीय अनुभव बनकर ही आती है। इस संग्रह में उनकी पंक्तियां हैं,
देखो वृक्ष को देखो कुछ कह रहा है, किताबी होगा वह कवि जो कहेगा हाय पत्ता झर रहा है। पतझर में नई रचना का संकेतक उत्पीड़ित शोषित जीवन में नए बदलाव को भी संकेतित करता है। इसी प्रकार से लोग भूल गए हैं कि बहुत सी कविताएं अपनी गद्यात्मकता के कारण निबंधात्मक हो गई हैं। इस संग्रह की कुछ पंक्तियां हैं। संस्कृति मंत्री से कहा राजा ने, देखो देखो मंत्री जी, हर एक विधा के भीतर कितने ही प्राचीन कला रूप हैं, क्या तुम्हें यह उपयोगी नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं तुम सैकड़ों कलाकार इसी काम पर लगा देते हो कि वे उनमें से पुराने रूप लेकर नई रचनाएं करें? क्या तुम नहीं समझ पाते कि यह उनको एक अनिश्चित आगामी कल रचने से रोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कविता तत्कालीन शासन वर्ग की सांस्कृतिक नीति का पर्दाफाश करती है, जिसमें कला और साहित्य में लोक रूपों, लोक नाटकों, लोक नृत्यों के साथ ही पुराने साहित्य रूपों के ग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा था। उनकी कैमरे में बंद अपाहिज भी उनकी चर्चित कविता है, जिसमें कवि ने अपनी सपाट बयानी के साथ ही उसे लिखा है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से मीडिया के सामने बैठे हुए व्यक्ति का, जो कि पहले से ही अपाहिज है, लेकिन उसे भंगिमाओं में पूरी तरह से धारण करते हुए अपाहिज बना करके प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि मीडिया का वह जो कार्यक्रम है वह सफल बनाना है, और यह जो अपाहिज व्यक्ति है वह उसे सफल बना सकता है। तो शारीरिक चुनौती से जूझते हुए व्यक्ति की मशीनी भंगिमा में ढालने की पीड़ा है, वह इस कविता में बताई गई है, इसका वर्णन किया गया है। वे लिखते हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, जल्दी बताइए आपको कैसा लगता है। इस प्रकार से इस कविता में जो अपाहिज व्यक्ति है उसे प्रश्न पूछ करके रुला दिया जाता है और वह अंत में रोने लगता है। इस प्रकार से यह जो कविता है, ये जो कविताएं हैं वो सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता को रेखांकित करती रही हैं। उनकी व्यक्ति चेतना उनकी सामाजिक चेतना पर प्रायः हावी होती रही है, और फिर भी वे एक अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। रघुवीर सहाय की इन कविताओं के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उनकी जो काव्य रचनाओं का उद्देश्य है वह हमारे सामने आता है। इस प्रकार से हम उनकी कविताओं के अंतर्गत जो उस समय का समकालीन यथार्थ भाव है उसे देखते हैं, और उसका अध्ययन करते हुए हम कह सकते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वे उस समय के यथार्थ भाव को प्रकट करने में, यथार्थ भाव को बताने में पूरी तरह से उसके उनके जो भाव हैं उसमें खरी उतरती हैं। उनकी जो काव्य रचना है वह है दे दिया जाता हूँ। वे लिखते हैं कि सुनो सुनो बातों का शोर, शोर के भीतर एक गुंज है जिसे सब दूसरों से छिपाते हैं। कितनी नंगी और कितनी बेलोस, मगर आवाज जीवन का धर्म है, इसीलिए मड़ी हुई करतालें बजाते हैं। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक जीवन में टूटते हुए मानवीय संबंधों पर चिंता व्यक्त की है। परिस्थितियां मनुष्य को गढ़ती हैं, उसके समाज और सभ्यता का गठन करती हैं। भीड़ और शोर का जन्म इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच हुआ है। इस शोर के बीच व्यक्ति अपनी पहचान के लिए छटपटाता रहता है। आडंबर के कारण भीतरी शक्ति और मूल मानवीय भावों में खोखलापन आ जाता है। भीड़ के बीच अपनी अस्मिता की रक्षा कवि की मुख्य चिंता है।
इसी प्रकार से दुनिया कविता में भी वे अस्तित्ववादी अर्थहीनता का बोध कराते हैं और कहते हैं कि बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ने मनुष्य को खुशामदी, ईर्ष्यालु और चुगलखोर बनाया है। लोगों ने उदात्त मानवीय मनोभावों को खो दिया है और स्वार्थ केंद्र में आ गया है। उसी को केंद्र में रखकर आचरण किए जाते हैं। खीसियाना, गीगियाना आदि स्वार्थ के ही विभिन्न रूप हैं। मनुष्य सिकुड़ कर व्यक्ति हो जाता है, तब किस प्रकार का अनुभव होता है, इस कविता में इसी मनोभाव का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, लोग कुछ नहीं करते जो करना चाहिए, तो लोग करते क्या हैं? यही तो सवाल है कि लोग करते क्या है अगर कुछ करते हैं। लोग सिर्फ लोग हैं, तमाम लोग, मार तमाम लोग ही लोग हैं चारों तरफ। लोग लोग लोग, मुंह बाए हुए लोग और आंख चुंदियाए हुए लोग, कूदते हुए लोग और बिराते हुए लोग, खुजलाते हुए लोग और सहलाते हुए लोग। दुनिया एक बजबजाई सी हुई चीज है। इस प्रकार से उन्होंने इस कविता में अपने भाव व्यक्त किए हैं। उसी प्रकार से बसंत आया कविता में भी वे कहते हैं कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन को देखने का समय आज के भौतिकवादी जीवन की दौड़ धूप में मनुष्य को देखने की फुर्सत नहीं है। वे लिखते हैं, कल मैंने जाना कि बसंत आया और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेंगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। इसी प्रकार से वे तोड़ो कविता के अंतर्गत भी धरती के खेतों में फसलों को उगाने के लिए बीज के वे लिखते हैं कि धरती के खेतों में फसलों को उगाने के लिए बीज के पालने पोसने के लिए व्यर्थ की वस्तुओं को हटाने की आवश्यकता होती है ताकि बीज का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। उसी प्रकार से मनुष्य के मन में जो बसे हुए ऊब व खीज के भाव हैं उसको भी तोड़ने की आवश्यकता है ताकि उनका जो मन के भीतर की ऊब व खीज है उसकी वह सृजनात्मकता के लिए बाधक है। तो ऊब व खीज के निकल जाने से मनुष्य है वह सृजनात्मकता की ओर अग्रसर हो सकेगा। इसलिए सुंदर समाज के निर्माण के लिए मन को भी सुंदर भावों से युक्त होना जरूरी है। वे लिखते हैं, तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती है दूब है। अपने मन के मेघ तो अपने में वैसी ही परव्यापी, अपने मन के मेघ में तो ऐसे ही वैसी ही उब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो। इसी प्रकार से वे अपनी अगली कविता में लिखते हैं लुभाना कविता। उसमें वे एक बड़ी स्त्री की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हुए बताते हैं कि औरत के इस आडंबर में मूल्यहीन समाज का चेहरा झलक उठता है। अंधी पिस्तौल कविता में वे कहते हैं कि शासन के प्रतिनिधि और जनसामान्य के बीच के फर्क को कवि रेखांकित करता है। वर्दी पहनकर सामान्य मनुष्य ही शासन का प्रतिनिधि हो जाता है और वर्दी खोलकर 100% हिंदुस्तानी। शासन के नियामक कुछ ऐसे भी हैं जो वर्दी नहीं पहनते हैं लेकिन पूर्ण अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र में यह शक्ति राजनेता को प्राप्त है। नेता यदि दृष्टिहीन होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वह जनता के लिए त्रासदायी हो जाता है। कवि इसी ध्येय को कविता में प्रस्तावित करता है। दर्दहीन राजनीति अपने स्वार्थ के लिए मानवीय मूल्यों की परवाह नहीं करती है। ये सिपाही भी कोई
दूसरे हैं, पहले जो थे कुछ अदब करते थे, मेरा भी और उनका भी, अब जो हैं इतने उज्जड़ हैं कि मैं सेनाधिपति के लिए चिंतित हूँ। सड़क पर रपट। इस कविता में वे लिखते हैं, देखो सड़क पार करता है पतला दुबला बोदा आदमी, आती हुई ट्रक का इसको डर नहीं, या कि जल्दी चलने का इसमें दम नहीं रहा। आंख उठा देखता है वह ड्राइवर को, देखो मैं ऐसे ही चल पाता हूँ। इस कविता के अंतर्गत उनको यह जो जीवन है या यह जो शासन की समकालीन वास्तविकता है वह सड़क के अनुसार ही लगती है कि शासन की सत्ता के सामने मानव कितना असहाय और निरुपाय प्रतीत होता है। आदमी दिनों दिन अमानवीय व्यवस्था के सामने असहाय अनुभव करता है। अमानवीयता के खिलाफ यह दुबला और बोधा आदमी सड़क पर खड़ा है। वह चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। व्यवस्था का आतंक बढ़ने के साथ ही उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। कभी उन तटस्थ और निरपेक्ष लोगों पर व्यंग करता है जो तटस्थ भाव से अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। वे लिखते हैं, इस वर्ष मैंने और भी देखा, कुत्ते जगह जगह कुचले, वे ठिठक गए थे जहाँ थे बीच रास्ते पर। उनमें न ताकत थी उनके, न इच्छा थी कि दौड़कर बच जाएं। इस प्रकार से मुझे कुछ और करना था। इस कविता के अंतर्गत कवि ने समाज की अंतर्विरोधी मानसिकता पर व्यंग किया है और लिखा है कि समाज एक प्रकार से यथास्थितिवाद का शिकार होता है। वह अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करता, उसमें विद्रोही की पूजा होती है, लेकिन अपने समय में नहीं। मध्यम वर्ग की ड्राइंग रूम की वास्तविकता के नंगे चित्र को कवि इस कविता में उपस्थित करता है। वह लिखता है, मैंने रोज देखी एक बड़ी जाति के जबड़े में जाती एक छोटी आस थी। 5 राज्य के अकाल में जीवित रह जाने की शर्म ढोते हुए मुझे कुछ करना था, पर मैं पुस्तकालय में बैठा हूँ। एक बार खोजता हूँ एक परिचित मुँह, एक बार लपक कर फिर एक मोटी किताब। जानना था किस वक्त देश का कामकाज हम उम्र लोगों के हाथ आ गया, पर मैंने जाना कि यह समाज विद्रोही वीरों का दीवाना है, विरोध का नहीं। इसी प्रकार से रामदास कविता उनकी आधुनिक हिंदी कविता की एक प्रतिनिधि कविता मानी जाती है और इस कविता में उन्होंने लिखा है, इस कविता में उन्होंने रोज रोज मरते लोगों की भीड़ में एक जीते जाते व्यक्ति की विडंबना के साक्ष्य से इस कविता का गठन किया है। रामदास मरते हुए आधुनिक समाज की ठोस वास्तविकता है। तटस्थता और निरपेक्षता का भाव रामदास की हत्या के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य कितना संवेदनहीन और निष्क्रिय हो गया है कि किसी की हत्या भी उसके लिए महज एक सूचना बनकर रह जाती है। वे लिखते हैं कि निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छुटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कह। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। इस प्रकार से इस कविता में उन्होंने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था पर व्यंग किया है। उसी प्रकार से उनकी भय कविता के अंतर्गत उन्होंने पुरुष के वर्चस्ववादी समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और आधुनिक समाज में नारी का मूल्य उसके सौंदर्य से तय होता है। यह बात इस कविता में उन्होंने उजागर की है। वे लिखते हैं कि अधेड़ औरत को अपनी ढलती जवानी का कड़वा अनुभव होता है। यौवन की बुझती चमक के बीच उसका फीका सौंदर्य उसमें भय पैदा करता है। पुरुष उसे समाज की
निर्दयता से बचाने का साधन मात्र है। सामाजिक असुरक्षा के बीच जीती हुई नारी में भय है। वे लिखते हैं इस भय कविता में, यह जवानी में बहुत कष्ट उठा चुकी है, अब वह थोड़े थोड़े लगातार स्नेह के बदले एक पुरुष के आगे झुक कर चलने को तैयार हो चुकी है। वह कुछ निर्दयी पुरुषों को जानती है जिन्हें उसका पति जानता है और उसे विश्वास है कि उनसे वह पति के ही कारण सुरक्षित है। वह हाथ रोककर एकटक देखती है हाथ, फिर पहले से धीमे कंघी को बालों में फेर ले जाती है उनके सिरे तक। इस प्रकार से एक भयभीत नारी का चित्रण इसमें किया है। उनकी अगली कविता आज का फाट है। इस कविता में कल के सर्जनात्मक सत्य को कवि अभिव्यक्त करता है। मृत्यु यहाँ कला का पर्याय है। मृत्यु का अनुभव भी कला के अनुभव की तरह वैविध्यपूर्ण होता है। भाषा लाश की तरह बची रहती है। संघर्षों के मूल भाव को भाषा यथा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकती है। भाषा में इतनी ताकत नहीं होती है कि उसे एक प्रतीक के सहारे रचे। पाठक उन अनुभवों को अपनी तरह से ग्रहण करता है। लाश वह चीज है जो संघर्ष के बाद बच रहती है, उसमें सहेजी हुई रहती है। एक पिच की थाली, एक चिकट कंघी और देह के अंदर की टूट, सिर्फ एक चीख बाहर आती है जो कि दरअसल एक अंदरूनी मामला है और अभिशोध का विषय है। उनकी अगली जो कविता है वह कविता बन जाती है। छोटी कविता है, पर उन्होंने इसमें लिखा है कि किस प्रकार से कविता को बनाया जाता है या कविता बन जाती है। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि हम लोग रोज खाते और जागते और सोते हैं, कोई कविता नहीं मिलती। जैसे ही हमारा रिश्ता किसी से भी साफ होने लगता है, कविता बन जाती है। तब कविता का बनना सत्य को पहचानना है। लेखक के अनुसार सत्य की जब पहचान हो जाती है तब कविता अपने आप बनती है। अभी जीना है कविता में उन्होंने मानवीय जिजीविषा और उसकी संघर्ष क्षमता को अभिव्यक्ति दी है और नियति को जानते हुए भी उससे लड़ना की अखंड संघर्षशीलता की पहचान बताई है। बिल लिखते हैं, मुझे अभी जीना है कविता के लिए नहीं, कुछ करने के लिए कि मेरी संतान मौत कुत्ते की न मरे। मैं आत्महत्या के पक्ष में नहीं हूँ, तो इसलिए कि मुझसे पहले मरे वे जो कि मेरी तरह मरने को बाध्य है। कुछ नहीं करता हूँ मूल्य के भय से, मैं सिर्फ अपमान से उनको बचाता हूँ जिन्हें मृत्यु आकर ले जाएगी। दबे पांव आहट को सुनाता हूँ और उसे शोर बनने नहीं देता हूँ। हाँ, मैं कुछ करता हूँ जिसका उपचार से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन यथार्थ भाव को व्यक्त किया है। और इसी के साथ ही यदि हम इनकी काव्य रचनाओं की भाषा शैली की बात करें तो हम पाते हैं कि उनकी जो काव्य भाषा है वह सटीक, दो टूक और विवरण प्रधान है, जो कि बातचीत की सहज शैली के रूप में लिखी जाती हैं। उसका प्रयोग हुआ है, बातचीत की सहज शैली का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं है। इसमें तद्भव देशज शब्दों व क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। बिंबों व प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद एवं छंदबद्ध कविता मिलती है। व्यंग्यात्मक भाषा है। कथा या वृत्तांत का प्रयोग किया है और खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी कविताओं में सड़क, चौराहा, रेल व बाजार, दफ्तर आदि के बेलोस भाषा का प्रयोग किया है और अपनी काव्य रचना की है।
नई कविता के अन्य कवियों की भांति रघुवीर सहाय ने प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का सहारा बहुत कम लिया है। उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा के अति साधारण शब्दों का प्रायः गद्यवत प्रयोग ही अधिक किया है। इसे डॉक्टर नामवर सिंह ने असाधारण साधारणता के नाम से गौरवान्वित किया है। वस्तुतः असाधारणता रघुवीर सहाय के नाटकीय शिल्प के माध्यम से आई है। उनका शुद्ध गद्यात्मक वाक्य बनावट और दूसरी ओर बेहद नाटकीय लयात्मक तुकात्मक विधान द्वारा, वर्णनात्मकता के समुचित विधान द्वारा नाटकीय योजना साधारण अभिव्यक्ति को असाधारणता में बदल देती है। हल्की फुल्की तुकबंदी करुणा और आतंक की विडंबना को साकार करती है। ये रामदास की कविता का भाव यदि हम देखें तो उनकी जो भाषागत विशेषता है वह उनमें अधिक मात्रा में दिखाई देती है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय की जो काव्य रचनाएं हैं वे नागार्जुन और त्रिलोचन की गद्यात्मक सोनेटों से की पद्धति के सहारे के रूप में आगे बढ़ी हैं। और हम देखते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह की, स्वाधीन व्यक्ति, अधिनायक, भीड़ में मेकू और मैं, फिल्म के बाद चीख, हमारी हिंदी आदि बहुत सारी कविताओं में रघुवीर सहाय ने इसी सोनेटो शिल्प का उपयोग किया है। इस शैली में वे यथार्थ का सिर्फ वर्णन ही नहीं करते, उसका अन्वेषण भी करते हैं। इस अन्वेषण में एक विशेष प्रकार का वक्रोक्ति विधान है जिसे वक्रोक्ति के शास्त्रीय ढांचे में कैद नहीं किया जा सकता है। और कुछ आलोचकों ने उसे भाषा का खेल भी कहा है, लेकिन यह खेल अत्यंत सार्थक ढंग से कविता को यथार्थ से जोड़ता है। आत्महत्या के विरुद्ध की यह शैली हंसो हंसो जल्दी हंसो में करुणा, साहस, भय और आतंक के साथ मिलकर एक नया रूप धारण करती है। इसी प्रकार गद्यात्मक रचना विधान, असाधारण साधारणता, अतिशय नाटकीयता आदि को रघुवीर सहाय के काव्य की शिल्पगत विशेषता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अंत में हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय की कविता के बारे में हम यह कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय की कविता कहने के एक खास ढंग को विकसित करती है। कविता की पंक्तियों का वास्तविकता से संवाद निरंतर चलता रहता है। इस संवाद के अंदर से ही कविता का जाल फैलकर विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता है। यहाँ कविता के शब्द अपनी गति से वस्तुओं पर आघात करते हैं। रघुवीर सहाय की कविता में घटना होती है, घटना में स्थितियों का वर्णन नहीं होता, बल्कि कविता उन घटनाओं का संभावनात्मक उपयोग करती है। सड़क पर रपट, रामदास आदि कविताओं में घटना व्यापक अर्थ की तस्वीर उकेरती हुई प्रतीत होती है। भाषा कवि के लिए अभिव्यक्ति की समस्या मात्र नहीं है, वह जीने की समस्या भी है। भाषा में अर्थ क्षरण के कारण की पहचान रघुवीर सहाय की कविता में सबसे अधिक हुई है। उनकी कविता ऊपर से देखने में रपट की तरह सपाट लगती है, परंतु कविता का मर्म जीवन की जटिल वास्तविकताओं की ओर संकेत करता है। सौंदर्य और कला की जगह जीवन को प्रामाणिक और ईमानदारी से प्रस्तुत करना उनकी कविता का लक्ष्य है। उनका मानना है कि केवल झूठे विरोध से व झूठे क्रोध में से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता से संघर्ष करना है। रघुवीर सहाय की कविता में वास्तविकता का दबाव अधिक है। वे जीवन और समाज की वास्तविक स्थितियों के बीच अपना आकार बनाती हैं। कवि जीवन के हर कोने से अपनी विषय वस्तु ग्रहण करता है। सत्ता और राजनीति से भी उनकी कविता परहेज नहीं करती है। सत्ता और राजनीति के गंदे खेल से वह जनता को आगाह करती है। व्यवस्था की विडंबनाओं से तड़पती मानवीयता जनता में आक्रोश जगाती है। हमारे समय का आदमी
कितनी तरह से उलझा हुआ है, कितना विवश और अकेला है, वे अपनी कविताओं में यह बात बताते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि कारोबारी जीवन की विडंबनाओं में व्यक्ति व्यापार बन गया है और उसके जीवन की त्रासदी हो गई है। वह पूंजीवादी व्यवस्था के कारण कुंठाओं से और घृणाओं से भर गया है और संपूर्ण जो जीवन है उसमें वह विवश और अकेला रह गया है। इस प्रकार से उनकी जो कविता है वह यथा तथ्य रचने की कोशिश से हमेशा जूझती रहती है। वह सत्ता व शक्ति के विरोध के साथ साथ समाज व सत्ता के बीच की कविता है। और उन्होंने अपनी कविताओं के जो साधारण पात्र थे, जैसे कि रामलाल, कमला, मुसद्दी, दयाशंकर व दयावती जैसे साधारण पात्रों को भी असाधारण बना दिया था और उलझी हुई परिस्थितियों से तटस्थ अथवा निरपेक्ष रहना वे अपराध बोध मानते हैं। उनकी कविता में व्यक्ति, समाज और भाषा के अवसरवादी इस्तेमाल के विरुद्ध मानवीय योग्यता के सकर्मक प्रयत्न का महत्व मिलता है। भाषा के धरातल पर उनकी कविता अनूठा प्रयोग करती है। वे साधारण से साधारण भाषा का प्रयोग कर उसके अर्थ की विराटता को रचने में निपुण हैं। इसलिए उनकी कविता भाषा की अभिव्यंजना की सामर्थ्य नहीं, जीवन की सामर्थ्य पैदा करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रघुवीर सहाय अपने काल के सशक्त कवि हैं, जिन्होंने अपनी यथार्थ लेखनी से समाज में जन जागरूकता पैदा करने का कार्य किया है, जो कि हर युग में इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता रहेगी। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।